हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन पर बेस्ड। तो मैं आपको साथ साथ में थ्योरी भी याद दिलाता जाऊंगा। मान लो ये है एक प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर पर जो लाइट रे आकर स्ट्राइक होती है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक होती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ये लाइट रे वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। अब एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है? तो यदि ये प्लेन मिरर इस इंसिडेंट लाइट को इंटरसेप्ट नहीं करता, मतलब काटता नहीं, तो क्या होता? ये इंसिडेंट रे अनडिविएटेड सीधी चली जाती। तो इस मिरर ने हम कह सकते हैं कि इस लाइट रे को क्या कर दिया? टर्न कर दिया। तो जिस अमाउंट से ये लाइट रे टर्न हो जाती है उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। अब इसका फॉर्मूला चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहां लगा देना एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ही लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको चाहिए एंगल ऑफ डिविएशन। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? 180 माइनस आई प्लस आर। और आई आर क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों को आई लिख दें तो 180 माइनस 2 आई, दोनों को आर लिख दें तो 180 माइनस 2 आर। और कभी कभी हमको ये एंगल दिया होता है, ये वाला एंगल, इसको कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। तो ये थीटा यदि दिया होगा तो आई कितना होगा? क्योंकि यहां बनने वाला एंगल ये 90 है, ऑब्वियसली ये होगा 90 माइनस थीटा। ऑल्सो आर विल बी 90 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल्स यदि 90 माइनस थीटा है, यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो 180 माइनस 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 180 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखना चाहिए, 180 माइनस 2 आई, 180 माइनस 2 आर और 2 थीटा। ये कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि यदि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे यहां पर हमने एक मिरर यूज किया है, इस मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट को एक और मिरर पर यदि इंसिडेंट कर दें तो क्या होगा? वो मिरर भी इस लाइट रे को डिविएट कर देगा। जैसे मान लो मैं यहां एक कोई मिरर रख देता हूं, दूसरा मिरर, तो क्या होगा? ये लाइट रे फिर से डिविएट हो जाएगी अपने पाथ से। तो यहां डिविएशन ये आया। तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, कई सारे मिरर्स लगे होते हैं, और हमसे डिविएशन यदि पूछा होता है तो हमको निकालना होता है नेट डिविएशन। नेट का मतलब किसी एक डायरेक्शन को। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि इस मिरर वन ने लाइट रे को कैसे घुमा दिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां ये जो है डेल्टा वन, ये है एंटी क्लॉकवाइज, और मिरर टू ने क्या किया? फिर से उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो ये वाला जो डिविएशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी दोनों हो जाएंगे एडिटिव। दोनों को प्लस साइन के साथ में ऐड कर देंगे। यदि कभी ऐसा होता है कि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉक है, तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज को यदि हम नेगेटिव मान लें, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव, तो फिर उनको साइन के साथ में ऐड करेंगे। तो नेट डिविएशन जब भी निकालना है तो अलग अलग डिविएशंस फाइंड करके उनकी डायरेक्शंस को देखकर ऐड करने के बाद साइन के साथ हमको मिलता है नेट डिविएशन। और इसी नॉलेज पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो वर्टिकल एंगल्स हैं, मतलब वर्टिकल प्लेन में सिचुएटेड हैं, उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर एंड देन फ्रॉम द अदर, द रिजल्टेंट डिविएशन इज। तो दो मिरर्स बना लेते हैं हम। अब वर्टिकल का मतलब है हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। वैसे भी ये जो मिरर है ये क्या देख रहे होते हैं हम? उसका साइड व्यू, या तो साइड व्यू देख रहे होते हैं। जैसे यहां मिरर लगा हुआ है और मैं उसे ऊपर से देखूंगा
तो एक लाइन ड्रॉ करूंगा और जो सिल्वर्ड सरफेस है उसको हम शेड कर देते हैं। तो ये हैं दो मिरर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड। और क्या बोला, एक लाइट रे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती हुई, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती हुई मतलब इस लाइट रे की बात हो रही है। ये आई हॉरिजॉन्टली और क्या हुआ, इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर एंड देन फ्रॉम द अदर। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा देंगे। ये वैसे भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमको ज्योमेट्री लगाकर सॉल्विंग करना होती है। ये 60 है और ये लाइट रे हमने लाई है, कैसी है ये, हॉरिजॉन्टल। और ये मिरर कैसा दिख रहा है आपको, M1, ये भी हॉरिजॉन्टल हमने सपोज किया हुआ है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। तो ये 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 30। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर M2 से, यहाँ जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको रिफ्लेक्ट कर लें तो रिफ्लेक्शन के बाद ये नॉर्मल से 30 डिग्री बनाती हुई यहाँ आ जाएगी। दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से फिर से एक बार रिफ्लेक्शन होगा। ये सब एंगल्स आप निकाल सकते हैं। तो ये 1 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 30 और इस सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए ये एंगल कितना होगा ये हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्री से। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ऑब्वियसली ये है 60, ये 60 हो जाएगा तो ये एंगल 30 हो जाएगा। तो ये एंगल भी 30 होगा। यानी दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन 30 डिग्री हैं। दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है। अब हमको चाहिए डिविएशन, तो अलग अलग डिविएशन फाइंड करेंगे। यहां आप देख रहे हैं कि लाइट ऐसी जा रही थी, इसने टर्न कर दिया, ये इस तरह से टर्न कर दिया। और फिर जब ये लाइट रे इधर जाने लगी तो सेकंड मिरर ने उसे फिर रोटेट कर दिया। अब आप देख रहे हो यहां पर कैसा है रोटेशन, एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, मतलब दोनों कैसे होंगे, एडिटिव, एडिटिव होंगे। नेट डिविएशन कितना होगा, तो यही फॉर्मूले हमको लगाने, 180 माइनस 2i। तो पहले केस में i कितना है, वो है 30, यानी ये होगा 60, यानी ये 120 हुआ। और फिर से यही होगा क्योंकि फिर से रिपीट हो रहा है। ये एंगल कितना है, फिर से 30 है, अगेन दिस वुड बी 120 एंड टोटल डिविएशन विल बी 240 डिग्री एंड सो आंसर इज 240 डिग्री। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स अ पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म अ रियल इमेज, देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज। हमसे बोला है कि एक प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वो पेंसिल ऑफ लाइट किस तरह का है, पैरेलल है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। पेंसिल ऑफ लाइट मतलब सेट ऑफ रेज। सिंगल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ, उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट। और सेट ऑफ रेज को कहते हैं पेंसिल या फिर बीम। पेंसिल मतलब थोड़ी बहुत और बीम मतलब बहुत सारी। तो हमसे पूछ रहे हैं कि यदि कोई प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट की जो पेंसिल है, पेंसिल ऑफ लाइट, वो किस तरह की है। तो आपने सुना है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस, पर साथ में ये कहना चाहिए कि इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रियल, जो अक्सर हम पढ़ा करते हैं। तो वो केस पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने कोई रियल ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो पहले समझते हैं रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें से डाइवर्जिंग सेट ऑफ रेज इमिट हो, जो अपने में से डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इमिट करे, उसे कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रही है ये है रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान से आप सुनेंगे, कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को रियल ना लेकर वर्चुअल ले लेते हैं। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें से डाइवर्जिंग बीम इमिट हो रहा है। अब क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देंगे हम, इन रेज को रिफ्लेक्ट करेंगे तो दो इंसिडेंट रेज हैं, हमको मिलेंगी दो रिफ्लेक्टेड रेज। यहां एक निशान लगा लेना चाहिए पहले से, जानते ही हो आप। इमेज यहां पर फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर और इस डायग्राम को पूरा करते हैं। इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये दोनों इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड,
और यहाँ ये रेज मीट होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो यहाँ बन गया इमेज। और क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना है तो ये कैसा है, वर्चुअल इमेज। और अक्सर यही हुआ करता है, ऑब्जेक्ट होती है रियल और इमेज उसकी होती है वर्चुअल, ऐसा होता है। पर यहाँ क्या हुआ है कि उस प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाया है वो है रियल। रियल मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऐसा क्यों हुआ होगा वो समझते हैं हम। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा कि यह है मान लो प्लेन मिरर और इसके ऊपर इंस्टेड डाइवर्जिंग बीम कोई कन्वर्जिंग बीम आकर गिरा होगा, मतलब इस तरह का कोई बीम इंसिडेंट हुआ होगा, इस तरह का बीम। अब प्लेन मिरर की एब्सेंस में ये रेस कहाँ मीट होती, तो ये पीछे यहां कहीं मीट होती, यदि प्लेन मिरर इसे इंटरसेप्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहिए। ये बीम कैसा है, ये बीम है कॉन्वर्जिंग। और ये मिरर यदि एब्सेंट होता तो ये बीम जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये केस बिल्कुल अलग है, आप देख रहे हैं वहां ऑब्जेक्ट कैसी थी, रियल, और यहां ऑब्जेक्ट कैसी है, वर्चुअल। वहां पर कैसा बीम था, ये डाइवर्जिंग बीम इंसिडेंट हुआ था, और अब हम उसके ऊपर गिरा रहे हैं कोई कन्वर्जिंग बीम। और फिर अब लगा देंगे हम रिफ्लेक्शन के लॉज और इनको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये होंगी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज और वो यहां मीट होंगी, यहां बन गई इमेज। और क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए कैसी है, तो वो है रियल। तो रियल इमेज फॉर्म हो गई। दिस इज रियल इमेज ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब किसी प्लेन मिरर से रियल इमेज भी फॉर्म हो सकती है, इट इज पॉसिबल। और ऐसा कब होता है, जब उस मिरर के ऊपर कोई कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट होता है। और वही हमसे पूछा हुआ था, रियल इमेज कब फॉर्म करता है कोई प्लेन मिरर, जब उसके ऊपर कन्वर्जेंट बीम इंसिडेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सो दैट वॉट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द टू मिरर्स बी पैरेलल टू ईच अदर। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर है 90 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को। बोला यह गया हमसे कि दो प्लेन मिरर्स हैं इंक्लाइन टू ईच अदर। मान लो कि वो 90 डिग्री पर इस तरह से इंक्लाइंड है, ये मिरर 1, ये मिरर 2। और हमसे बोला हुआ है कि इन दो मिरर्स के बीच एंगल कितना होना चाहिए, मतलब यह एंगल हमसे फाइंड करने को बोला हुआ है। तो यह एंगल कितना होना चाहिए कि पहले मिरर पर इंसिडेंट रे और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्टेड रे आपस में हमेशा पैरेलल हो, व्हाटसोएवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस में बी। तो इसको सिर्फ वेरीफाई हम करेंगे। तो ये मान लो इंसिडेंट रे है, पहले मिरर पर आकर गिरने वाली रे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसा बोला है कि ये थीटा चाहे जो हो, जब m1 m2 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे तो पहले मिरर पर गिरने वाली रे मतलब इंसिडेंट रे और दूसरे मिरर से रिफ्लेक्टेड रे ये आपस में हमेशा पैरेलल होगी। तो अब यहां पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी मिलेगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल भी थीटा होगा। यहां फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ये पहला रिफ्लेक्शन मिरर m1 से, अब मिरर m2 से ये रिफ्लेक्ट होगी रे, तो ऐसी जाएगी ये इंसिडेंट रे, तो इसके पैरेलल वापस चली जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। तो इसको बस वेरीफाई हम करते हैं। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आप लगा देंगे, तो ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा, मतलब एक एंगल होगा कितना, 90 माइनस थीटा। ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। दिस मीन्स दिस इज थीटा, क्योंकि टोटल एंगल ये 90 है। अभी हम मान रहे हैं कि हमको नहीं पता, ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। और अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी क्यू में
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो थीटा निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 180। 90 माइनस थीटा प्लस इसको x बोल सकते हैं आप, प्लस x इक्वल्स टू 180। तो आप देख रहे हैं थीटा तो कैंसल आउट हो गया और x बराबर होगा 90, मतलब ये एंगल कंपल्सरीली कितना होगा 90। तो एज प्रॉपर्टी इसको आप रट सकते हैं। क्या रटना क्या है कि दो प्लेन मिरर्स यदि किस एंगल पर इंक्लाइंड हो 90 डिग्री पर, तो पहले मिरर पर गिरने वाली रे फिर वो चाहे किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गिरे, दूसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे के हमेशा पैरेलल होगी। वेक्टोरिकली देखोगे तो एंटी पैरेलल और ज्योमेट्रिकली देखोगे तो दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। A plane mirror is approaching you at a speed of 10 centimeter per second. You can see your image, and at what speed will your image approach you? क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है velocity of image with respect to the observer. ऑब्जर्वर ही ऑब्जेक्ट है और वो अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है। हमको चाहिए VIO, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन और प्लेन मिरर, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग से बनाया हुआ है। तो दोनों चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। एक बार यदि इसको डिटेल में समझ लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आने पर वो इजीली आपसे सॉल्व होगा। तो ये ध्यान से सुने आप थ्योरी। आप जानते हैं कि प्लेन मिरर के सामने जितनी दूर ऑब्जेक्ट होती है, मिरर के पीछे उतनी ही दूर उसकी इमेज फॉर्म होती है। जैसे ये मैंने मिरर बनाया हुआ है और मान लो इसके सामने यहां रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी मिरर के सामने, मिरर के पीछे उतनी ही दूर उसकी इमेज फॉर्म होगी। ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। अब यदि यहां हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दें, इसको x बोल दें, इसको y बोल दें, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ इट्स इमेज। तो इसको मैं लिखता हूं XOM। XOM मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, क्योंकि मिरर को हमने बनाया है हमारा ओरिजिन, मिरर को हमने ओरिजिन बनाया है और इसकी पोजीशन बता रहे हैं, और मिरर के पीछे उतनी दूर उसकी इमेज बनती है, इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा और यहां लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर और एक माइनस साइन देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ऐसी इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, ये क्योंकि पोजीशन है और इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, यानी यहां क्या आएगा डी डी टी XOM मतलब VOM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, इक्वल्स टू यहां माइनस साइन और यहां आएगा VIM। तो ये याद रखें या ये याद रखें, एग्जाम में इसको बनाया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा तो होगा, मैं आपको याद दिला रहा हूं। VAB इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर मूविंग बॉडी B। दो मूविंग बॉडीज हो और एक के रिलेटिव दूसरे की यदि हम वेलोसिटी बता रहे हैं तो उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से इसको लिख लेते हैं VA माइनस VB। ऐसा टू डायमेंशन है तो वेक्टर साइन लगाएंगे, वन डायमेंशन में वेक्टर साइन की जरूरत नहीं है। और यदि आपको ये चाहिए VBA तो क्या लिखेंगे VB माइनस VA, और इस इक्वेशन को यूज करते समय मोशन इन वन डायमेंशन में इसको यूज करेंगे और इसे यूज करते समय किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, उस डायरेक्शन की वेलोसिटीज को पॉजिटिव साइन के साथ
और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज को नेगेटिव साइन के साथ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। तो इसको ओपन करके अब आप लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे इसे, इस इक्वेशन को VO माइनस VM माइनस साइन, और यहां आएगा VI माइनस VM। यहां पर आप देख रहे हैं तीन एंटाइटीज हैं, इमेज है, ऑब्जेक्ट है और मिरर है, उनमें ऐसा रिलेशनशिप होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू। तो एक मिरर ही मूव कर रहा है, यह है वो मिरर। अ मिरर इज अप्रोचिंग यू विद 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है? यह मिरर की वेलोसिटी टुवर्ड्स यू, मतलब ये हम हो गए ऑब्जर्वर, और इतनी दूर मिरर से पीछे उतनी ही दूर यहां बनेगी इमेज। हमसे पूछा क्या जा रहा है? VIO, और VIO कितना होगा? VIO, इसको ओपन कर देते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो VIO, इसको लिखेंगे हम VI माइनस VO। ठीक है, VIO इज इक्वल टू VI माइनस VO। फॉर्चुनेटली VO कितना है? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, पर हमें चाहिए ये, तो ये पता होना चाहिए। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, और फिर इस इक्वेशन में आते हैं हम। एग्जाम में आपको ये यदि याद आ गया तो ये आप बना लेंगे। अब यहां पर VO कितना होगा? तो VO तो होगा 0, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, ये टर्म छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बचा? माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VI प्लस VM। इसको इधर ले आते हैं VI, और इसको ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 2VM। उसके पहले इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, मतलब ये वेलोसिटी आएगी प्लस साइन के साथ, और रिजल्ट यदि पॉजिटिव आया मतलब टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव आया मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो VI इज इक्वल टू 2VM, और VM कितना है? वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस कम्स आउट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो VIO कितना होगा? ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर इतना सब कुछ करना ही पड़ता है, नहीं तो उठ पटांग आंसर आएगा, वो नहीं बनेगा आपसे। सभी आंसर सही महसूस होते हैं, तो बहुत सावधानी से आपको इसको करना पड़ेगा। तो VIO इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, और VI इज 20, तो आंसर इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो सबसे आसान वाला सवाल है। कई बार ये होता है कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होता है, मिरर भी मूव कर रहा होता है। हमसे पूछते हैं इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर या इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फ्रेम किया जा सकता है, वो क्रैक होगा इसी तरह से। ये यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो इसका बड़ा आपको फायदा होगा। हाल फिलहाल आंसर है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स inclined at an angle of 60 degree. The number of images formed are. तो नंबर ऑफ इमेजेस आपने सुना होगा कि दो यदि मिरर्स हो, अलग अलग एंगल्स पर इंक्लाइंड हो, उनके बीच एक ऑब्जेक्ट रखा हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं, मतलब कई सारी इमेजेस फॉर्म होती हैं। और नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए स्टेप 1 क्या होती है? सबसे पहला काम ये करना स्टेप 1 में कि आप m फाइंड करना। व्हाट इज m? m इज 360 बाय थीटा, मतलब जो भी एंगल दिया हो उस सवाल में, जैसे यहां बोला हुआ है कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो फर्स्ट फाइंड m। m इज 360 बाय थीटा, तो अपॉन 60 करने से 6 आएगा। फिर स्टेप 2 में आपको m को चेक करना है, m को चेक करना है वेदर इट इज इवन और इट इज ऑड, ये चेक करना पड़ेगा इवन है या ऑड है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। जैसे थीटा यहां पर कितना है? 60, 360 अपॉन 60 कम्स आउट 6, 6 इज इवन, हम यहां जाएंगे। और यदि इवन है, इवन यदि आया है वैल्यू किसका? m का, तब नंबर ऑफ इमेजेस, उसको मैं n लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी m माइनस 1। Howsoever the object is placed, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, किसी भी तरह रखी हुई, आंसर विल बी
m-1। इसको कंप्लीट कर लें, फिर इसका आंसर देखते हैं। ऑड होगा तो क्या करेंगे? ऑड होगा तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। यदि आंसर आया ऑड, ऑड कब आएगा? जैसे यहां 72 डाल दें तो 5 आएगा। 5 इज ऑड। ऑड होने पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि n बराबर होगा m-1 और n बराबर होगा डायरेक्ट m। कब कब? तो बड़ा आसान है, इसको याद रख लेना कि n बराबर m-1 होगा यदि बॉडी यानी वो ऑब्जेक्ट जो रखी हुई है वो कैसी होगी? वो होगी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब दोनों से इक्वल एंगल फॉर्म हो रहा है। सिमेट्रिकल रखी हुई है तो m-1 और असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो आंसर होगा m के बराबर डायरेक्ट। तो ये कंडीशंस याद रखना चाहिए और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा मतलब इसको याद रखना ही पड़ेगा। बस आप इमेजेस बनाकर वेरीफाई कर सकते हैं, पर इस तरह वैल्यूज तो आपको याद रखना ही पड़ेंगी। उसके अलावा एक और बात याद रखें कि थीटा, यदि ये एक स्पेशल केस है कि थीटा यदि 0 हो, मतलब मिरर्स आपस में कैसे हो? पैरेलल, तो क्या होगा? तो ये m तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर बात ही नहीं उठती ऑड इवन की, यानी इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी। और इसमें भी याद रखना कि द सेकंड वन इज ब्राइटेस्ट, सेकंड वन इज ब्राइटेस्ट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वैसे तो जितने सवाल अभी हम करेंगे ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, एज इट इज आया करते हैं, तो रट लेना चाहिए कि पैरेलल मिरर्स के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखी हो तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर इनफाइनाइट एंड अमंग दीज इनफाइनाइट इमेजेस सेकंड वन विल बी द ब्राइटेस्ट। याद रख लेना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आंसर करें। क्या बोला है? 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है मिरर्स के बीच, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो स्टेप 1 क्या होगा? m फाइंड करो। कितना आएगा? 360 अपॉन 66, मतलब E1। और E1 आए तो चिंता ही नहीं करना है, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m-1, देयरफॉर 6 - 1 = 5। तो आंसर इज 5। इसके अलावा यदि ये मान लो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, कोई डेसिमल पॉइंट के साथ आ गया, तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो आंसर होगा। जैसे 3.67 आ जाए तो 3 बोल देना, 3.89 भी आ जाए तो भी राउंडिंग ऑफ मत करना, जो इंटीग्रल पार्ट है वो आंसर हो जाएगा। ये भी एक बात याद रख लेंगे। तो इसका आंसर है हाल फिलहाल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इज डिजायर्ड टू फोटोग्राफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर from the plane mirror. The camera, which is at a distance of 4.5 from the mirror, should be focused for a distance of। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? It is desired to photograph the image of an object placed at a distance of 3 meter। मिरर से 3 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये है वो ऑब्जेक्ट। कितनी दूर? मिरर से 3 मीटर पर। तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? तो इसकी इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर। कहाँ? यहां पर। अब इस इमेज का फोटोग्राफ लेना है। इमेज कैसी होगी? तो ऑब्जेक्ट है रियल, इमेज है वर्चुअल, तो उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते इमेज को, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। पर इसको फोटोग्राफ कर सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं। 3 मीटर सामने ऑब्जेक्ट, 3 मीटर पीछे उसकी इमेज, और इसका फोटो लेना है। और क्या बोला है? द कैमरा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 फ्रॉम द मिरर। मिरर से 4.5 पर यहां कहीं वो रखा हुआ है कैमरा, कैमरा यहां रखा हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है? फ्रॉम द मिरर क्या बोला है? द कैमरा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 फ्रॉम द मिरर शुड बी फोकस्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ। तो उसमें एक लेंस होगा और उस लेंस को, जो भी यहाँ लेंस लगा होगा कैमरे में, उसको फोकस करना पड़ेगा फॉर द इमेज, मतलब इस डिस्टेंस के लिए उसे फोकस करना पड़ेगा, ये टोटल डिस्टेंस। सो दिस इज 4.5, 4.5। ठीक है, ये 3, ये 3। तो अब आंसर कर सकते हैं आप आराम से। तो कितने पर फोकस करना पड़ेगा उसको? 7.5 मीटर पर। 4.5 और 3 मतलब 7.5 मीटर वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अ थिक प्लेन मिरर शोज अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द फिलामेंट
of an electric bulb. Of these, the brightest images, अब भी याद किया था हमने कि second one is the brightest. ये property है. बात हो रही है किसी थिक प्लेन मिरर की. थिक प्लेन मिरर हो या दो पैरेलल मिरर्स हो, दोनों के लिए ये कॉमन बात है कि उन दो मिरर्स के बीच या थिक मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हो तो उसकी इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी एंड द सेकंड वन विल बी द ब्राइटेस्ट. रिमेंबर दिस. अगला क्वेश्चन. अ मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल and his eyes are 10 centimeter below the top of his head. In order to see his entire height, right from the toe to head, he uses a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him. The minimum length of the plane mirror required is. एक property है. If a person wants to see his full image in a plane mirror, कोई person है और वो अपनी पूरी image head से toe तक अपनी पूरी image मिरर में देखना चाहता है, तो मिरर की मिनिमम लेंथ उस आदमी की लेंथ का आधा होना चाहिए. ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है. तो 180 मीटर टॉल यदि वो आदमी है तो 90 सेंटीमीटर लंबा मिरर लगेगा. ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो चाहे जितना हो सकता है. और उस मिरर को रखने का एक तरीका है. जैसे यहां बोला हुआ है एंड हिज आईज आर 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड. ये उसका हेड, हेड से 10 सेंटीमीटर नीचे उसकी आईज हैं, ये उसकी आंखें. तो यहां कहीं माथा होगा उसका, फोरहेड. और आंख से लेकर टो तक की जो लेंथ है उसका आधा उसके वेस्ट के आसपास होगा. तो ये वो पर्सन ए बी, और जो मिरर होगा उसको यहां रखना पड़ेगा. और मिरर कितनी दूर रखेंगे इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, बस उस आदमी से निकलने वाली लाइट मिरर तक पहुंच जानी चाहिए, बस कंडीशन ये है. यानी ये जो 1 मीटर लिखा हुआ है ये तो फालतू में दिया हुआ है, और ये भी बात फालतू में ही दी थी कि 10 सेंटीमीटर बिलो उसका उसके आईज हैं वगैरह वगैरह, उसकी भी जरूरत नहीं है. उसकी लेंथ यदि 180 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड वुड बी, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड वुड बी 90 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. और इसको बहुत आराम से प्रूफ किया जा सकता है, हमने किया भी है क्लास में. आगे बढ़ते हैं. अ पर्सन इज इन अ रूम whose ceiling and the two adjacent walls are mirrors. How many images are formed? Are seen नहीं लिखा हुआ है, आप देखें. Are formed, कितनी images बनेंगी. और बोला क्या है, क्या क्या है mirrored? दो walls, adjacent walls और ceiling. तो पहले हम बात कर लेते हैं दो adjacent walls की. तो आपको मालूम है 90 डिग्री पर इंक्लाइन दो मिरर्स के लिए इमेजेस 4 बनती हैं और उसमें से 3 सिर्फ दिखाई देती हैं, 2 तो कोइंसाइड हो जाती हैं क्योंकि. तो 3 तो वो जो परपेंडिकुलर वॉल्स हैं उनकी वजह से बनेंगी. ठीक है. 3 जो अब इमेजेस बनेंगी दो एडजेसेंट परपेंडिकुलर वॉल्स से, वो 3 और वो खुद एक आदमी सीलिंग के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो 4 इमेजेस और फॉर्म हो जाएंगी. तो टोटल नंबर वुड बी 7. तो ये सोच कर ही आएगा, डायग्राम तो इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. सो रिमेंबर नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी 7. पर यदि खुद वो जब सीलिंग में अपनी इमेज देखने जाएगा तो बाकी सब डिसअपियर हो जाएंगी. तो कितनी इमेजेस दिखेंगी उसे, सिर्फ एक खुद की. ठीक है, सीलिंग में. तो यहां देखने की बात नहीं हो रही है, यहां पर फॉर्म कितनी हो रही है ये बात हो रही है. तो 3 + 4 इज 7 एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन करेंगे. When a plane mirror is placed horizontally on a level ground at a distance of 60 meter from the foot of a tower, the top of the tower and its image in the mirror subtend an angle of 90 degree at the eye. The height of the tower will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बस दिखने में वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. क्या बोला, एक प्लेन मिरर है उसको हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पर रखा हुआ है. कहां पर उसे रखा है? 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टार. तो ये टार मान लेते हैं, और किसी टार के फुट से कितनी दूर, कितनी दूर, 60 मीटर पर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है वो मिरर. तो ये मिरर बना देते हैं, ये हो गया वो मिरर, और ये है वो टार. ए बी इज टार एंड दिस इज मिरर केप्ट at a distance of 60 meter from the foot of the tower.
आगे क्या बोल रहे हैं, द टॉप ऑफ द टावर एंड इट्स इमेज। अब हमको सिर्फ अपना फोकस यहां पर रखना है, टॉप ऑफ टावर, क्या इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी? तो कुछ बच्चे जवाब देते हैं कि नहीं बनेगी, तो ऐसा नहीं है, इसकी इमेज फॉर्म होगी। अब उसकी इमेज निकालेंगे कैसे, तो आप इसको एक्सटेंड कर देना, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना और यहां पर एक निशान लगा देना, यहां पर फॉर्म होगी स्टॉप की इमेज। ठीक है, क्योंकि इससे चलने वाली रे स्टॉप से इसके ऊपर कहीं ना कहीं गिरेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहां से आती हुई अपीयर होंगी, तो ये ए टॉप और ये उसकी इमेज। और बोला क्या है उसने कि खुद टॉप और उसकी इमेज मिरर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब इसने और इसने मिलकर यहां 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, ये हमको बताया हुआ है। तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई। क्या पूछा है, हाइट ऑफ टार, ये पूछा है आपसे, एच कितना है, तो बस थोड़ी सी तो ज्योमेट्री लगानी है आपको। ये 60 हो गया है, ये कितना हो गया है, ये हो गया 90, और सिमेट्री बता रही है जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर उसकी इमेज, ये भी लेंस बराबर होंगी, ये भी बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 45, हाफ ऑफ 90, एंड ऑल्सो दिस एंगल। और अब इस ट्रायंगल में ये 45 है, तो 1045 ले लेते हैं, 1045 वुड बी परपेंडिकुलर, वो है h अपॉन बेस, दैट इज 60, और 1045 होता है 1, h comes out to be 60 मीटर, एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द डिविएशन प्रोड्यूस इन द रेज। अब तो इसका फॉर्मूला ही आपको रटा हुआ है, डेल्टा इज 180 माइनस 2i, तो बस 120 डिग्री आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ray of light is incident normally on a plane mirror, the angle of reflection will be, ये कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, इंसिडेंट, तो ray of light is incident normally on a plane mirror, the angle of reflection will be, नॉर्मली यदि कोई लाइट रे गिरती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। एक प्लेन मिरर है और उसके ऊपर कोई लाइट रे नॉर्मली आकर गिरती है, मतलब इस तरह से इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में हम बहुत यूज करते हैं। तो ये आकर ऐसे गिरी, अब यदि मैं बोलता हूं कि नॉर्मल ड्रॉ करो, तो क्या करेंगे आप, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसी आ जाएगी वो, तो नॉर्मल और ये दोनों तो कोइंसाइड हो गए, यानी आई कितना हो गया, 0। ठीक है, आई 0 हो गया, पर हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यदि आई 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आर भी कितना होगा, 0 होगा। और डिविएशन पूछ लेता तो 180 माइनस 2i या 2r, तो 180 डिग्री का आता डिविएशन, मतलब लाइट रे 180 डिग्री से रोटेट हो जाती, या पाई रेडियन से रोटेट हो जाती, इट गोज बैक ऑन द सेम पाथ, और इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स नॉर्मल टू अ प्लेन मिरर, इट गोज बैक ऑन द सेम पाथ, आंसर विल बी, हाल फिलहाल हमसे तो आर पूछा था, इट वुड बी 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, व्हेन लाइट वेव सफर्स रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में, एयर टू ग्लास, ये एयर और ये है ग्लास, तो एक लाइट रे एयर से आकर ग्लास से टकराती है, ऐसा बोल रहा है, ये आकर यहां टकराती है। ठीक है, द चेंज इन फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू, तो आपने पिछले साल पढ़ा वेव मोशन में, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है किसी वेव का, तो फेज चेंजेस बाय पाई, तो फेज पाई से चेंज हो जाएगा, ये आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्या क्या चेंज हो जाता है, तो ये भी साथ साथ में कर ही लेते हैं। तो याद रखना आप कि इंसिडेंट लाइट की यदि फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी भी न्यू रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन,
और कलर चेंज होगा क्या? नो, कलर ऑल्सो डज नॉट चेंज, क्योंकि कलर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, कलर डज नॉट चेंज। स्पीड चेंज होगी क्या? नो, क्योंकि स्पीड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, एज मीडियम डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन एंड सो द स्पीड, तो स्पीड वही रहेगी। और v बराबर n लैम्डा होता है या न्यू लैम्डा, न्यू डज नॉट चेंज, v डज नॉट चेंज एंड सो लैम्डा ऑल्सो डज नॉट चेंज। तो कुछ भी तो नहीं बदल रहा है, ना तो फ्रीक्वेंसी, ना कलर, ना स्पीड, ना वेवलेंथ। बदलता क्या है? तो बदलते हैं ये दो, फेज, जैसा हमने कहा फेज चेंजेस बाय पाई, चेंजेस बाय पाई। तो बाय द वे आपको मैंने बता दिया, फेज चेंजेस बाय पाई एंड व्हाट चेंजेस, एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, ठीक है, एम्पलीट्यूड या कह सकते हैं इंटेंसिटी, क्योंकि कुछ लाइट यहां अब्सॉर्ब हो जाती है और इसलिए एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाते हैं। या फिर बहुत हाई क्लास यदि रिफ्लेक्टर हुआ तो हो सकता है एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी चेंज ना हो, तो इधर दे रिमेन सेम और दे डिक्रीज। ये दो चीजें बदलती हैं सिर्फ, बाकी सब वही का वही रहता है। जिसमें से ये तो बहुत बार पूछते हैं कि रिफ्लेक्शन होने पर फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, कई बार पूछ चुके हैं, आप कलर का पूछ लेंगे कि कलर का क्या होगा। तो कॉमन सेंस भी लगाएं तो भी हम कलर चेंज नहीं होता ऐसा ही बोलेंगे। लाल शर्ट पहनकर आईने के सामने खड़े होने पर जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट वो भी रेड ही होती है, कलर। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray is reflected in turn by three plane mirrors mutually at right angles to each other. The angle between the incident and the reflected rays is, तो जैसे दो दीवारें, दो वॉल्स, एडजेसेंट वॉल्स और फ्लोर, वो यदि मिरर हो तो कैसा सेट बनेगा तीन प्लेन मिरर्स का, जिसमें हर दो मिरर्स आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। इस तरह का सेट तीन प्लेन मिरर्स का जो आपस में परपेंडिकुलर हो, इसको कहते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखने में बुराई नहीं है। इसका आंसर होगा 180 डिग्री। मतलब किसी एक मिरर पर लाइट जब इंसिडेंट होगी तो तीनों से रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, 1 by 1 तीनों से होगा रिफ्लेक्शन, और जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इंसिडेंट रे से एंटी पैरेलल होगी, मतलब अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तब एंगल बिटवीन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज होगा 180 डिग्री। तो इस रिजल्ट को हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एंगल 2 थीटा। ये तो प्रॉपर्टी है, जब किसी प्लेन मिरर को उस मिरर के प्लेन में लाई करने वाले एक्सिस के अबाउट एंगल थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे अपनी प्रीवियस डायरेक्शन से 2 थीटा से सेम सेंस में रोटेट हो जाती है। पर हमसे तो ये पूछा है द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट रिमेन्स द सेम। ये प्रॉपर्टी भी याद रखो और ये भी याद रखो। आगे क्या बोल रहे हैं, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ, तो ये मिरर है और मिरर के लिए मैग्निफिकेशन I बाय ओ, ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? तो ये है लेटरल मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये मिरर्स के लिए होता है विद माइनस साइन v बाय u, और u और v को भी हम साइन के साथ में ही सब्सटीट्यूट करते हैं। तो किसी प्लेन मिरर की यदि बात करेंगे तो हमको मालूम है जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर उसकी इमेज होती है, मतलब u और v मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। पर साइन कन्वेंशन से यदि ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इसको हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो u हो जाएगा नेगेटिव, v हो जाएगा पॉजिटिव, यहां डालेंगे माइनस u, यहां प्लस u, इक्वल तो वो है ही मैग्नीट्यूड में, तो यहां आ जाएगा +1। तो याद रखें मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1, प्लस शोज वर्चुअल एंड 1 शोज सेम साइज। तो जब ऑब्जेक्ट रियल होती है तो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड ऑफ
सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो +1 होता है इसका मैग्निफिकेशन। आगे बोल रहे हैं प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ अ वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। एक प्लेन मिरर है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, तो ये बना लेते हैं उसे। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर ये हो गया वो मिरर, ये मिरर हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो आगे क्या बोल रहे हैं, इफ अ वर्टिकल रे स्ट्राइक्स। अब एक वर्टिकल रे कैसे स्ट्राइक करवानी पड़ेगी इस मिरर पर, तो उसको लेकर आएंगे हम इस तरह से। ये हो गई वो वर्टिकल रे, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरह की एक रे आकर यहां टकराती है। फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे हुई, ये इंसिडेंट रे हुई और ये हुआ नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी इस तरह की, ऑब्वियस है। तो हमको बताना है ये एंगल, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाना पड़ेगी। ये एंगल्स वगैरह निकाल कर इसको सॉल्व करें। 30 या 90, ये 60, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 30, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगेन दिस एंगल इज 90, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 60 डिग्री, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है, वॉच शोज टाइम एज 3:25 व्हेन सीन थ्रू अ मिरर, टाइम अपीयर्ड विल बी। तो यहाँ अच्छा होता है यदि क्लॉक लिखा होता, जैसे वॉल क्लॉक है और उसमें कितना बज रहा है, 3:25। तो उसके आर्म्स किस तरह के होंगे वो बना के देखते हैं हम। तो ये हो गई वो क्लॉक, ठीक है, ये 6, ये 3, ये 12 और ये 9, 3:25 हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूं मैं, ऐसे होंगे उसके आर्म्स, ठीक है। तो ये जो मिनट वाला कांटा है इसको किसी और कलर से बना देते हैं। ये हो गया मिनट वाला कांटा और ये वो आर वाला कांटा। और मिरर दिखाते हैं अब। मिरर में अब इसकी इमेज फॉर्म होगी, हमको बताना है मिरर में कितना बजते हुए दिखाई देगा। ये हो गया वो मिरर, ये हो गई ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो क्वेश्चन होता है बेस्ड किस पर, लेटरल इन्वर्शन पर बेस्ड। आपने सुना होगा कि जो डायमेंशंस कैसी होती हैं, मिरर से पैरेलल वो चेंज नहीं होती, परपेंडिकुलर जो डायमेंशंस होती हैं उसका लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इसकी इमेज इस तरह की बनेगी। तो कांटे कैसे दिखाई देंगे, अब ऐसे आप करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। इसका तरीका यह है कि 12 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, बस आपको इमेज क्या शो करेगी वो मिल जाएगा। तो इसको ऐड कर दो चाहो तो आप, तो भी आंसर मिल जाएगा मेरे ख्याल से। कौन सा सही होगा देखते हैं, 12 में से घटाना है। अब 12.00 को हम क्या लिख सकते हैं, यह है 12 आर, यह है मिनट, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो क्या करना चाहिए हमको, 12 को ऐसे लिख लेना चाहिए, 11 60 ही की बात है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 11 आवर 60 मिनट मतलब ही 12 आवर, और इसमें से 3:25 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। यह है ऑब्जेक्ट टाइम, तो हमको मिल जाएगा इमेज टाइम, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा 8। मतलब यदि घड़ी में 3:25 हो रहा होगा तो उसकी इमेज में अपीयर होगा 8:35। बस ये घटाते समय ध्यान रखें, 12 को हम लिख सकते हैं 11:60, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 8:35, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और वो घड़ी में ये कांटे पलट कर दिखाई देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, इस तरह का कुछ हो जाएगा उसका, ये ऑब्जेक्ट, तो ये उसकी इमेज हो जाएगी। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर विद 6 मीटर पर सेकेंड, then the velocity of the image with respect to the observer will be। तो मुझे तो इसका आंसर याद है, पर मैं फिर से एक बार इसको आपको समझाता हूं, तो आपसे गलती नहीं होगी फिर एग्जाम में। यह है मान लो प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट, तो मिरर के पीछे उतनी दूर उसकी इमेज बनती है। तो ये हमने क्या दिखाई हुई है, पोजीशंस। मिरर को
यदि हम ओरिजिन मान लें, किसी इंस्टेंट पर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो पोजीशंस लिखें पहले। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ इट्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये डायरेक्शन यदि पॉजिटिव सपोज किया है हमने, तो यहां देना पड़ेगा हमको एक माइनस साइन, क्योंकि इमेज है पीछे। तो ये पोजीशंस के बीच रिलेशन हुआ। अब यदि इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटीज के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा जा सकता है। और इसको यदि ओपन करें हम तो क्या लिखेंगे, vo माइनस वी एम इक्वल्स टू विद माइनस साइन वी आई माइनस वी एम। ठीक है, ये क्या है, यह है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, पर यहां पर सिर्फ m लिखा है मतलब ग्राउंड के रिलेटिव, तो ऐसी इक्वेशन बन जाती है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या पूछा है हमसे, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वी आई ओ पूछा है, नॉट वी आई। वी आई मतलब तो ग्राउंड के रिलेटिव हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यह है कि यह है वो प्लेन मिरर और एक यह है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है वीओ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है मिरर जो रेस्ट में है, और वी आई हमको नहीं पता, तो पहले तो हमको वी आई निकालना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर आएंगे हम इस इक्वेशन पर। और वी आई किससे निकलेगा, इस वाले रिजल्ट से। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, तो वी एम तो जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसी तरह ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दें क्योंकि मिरर तो रेस्ट में है, तो यहां आएगा वीओ, कितना है वीओ 6 इज इक्वल टू ये माइनस साइन, और वी आई हमें चाहिए है, तो वी आई कितना हुआ, वी आई हुआ -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी तो इमेज भी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी, मतलब उसको लिखना पड़ेगा हमें -6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वी आई। और हमसे पूछा क्या है, वी आई ओ। तो ऐसे सवालों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा। बस अभी देर लग रही है, वहां पर हैबिट होने के बाद इमीडिएट आंसर आएगा, वी आई माइनस वी ओ, ये हमें चाहिए है। अब वी आई कितना है, वी आई इज -6, फिर ये फॉर्मूले का माइनस वी ओ इज 6, यानी कितना आया -12 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे ये रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग -12 आया। हो सकता है उसने इस डायरेक्शन को क्या मान लिया होगा, उसको पॉजिटिव ले लिया होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, पर मैग्नीट्यूड आ रहा है -12, तो यहाँ 12 और -12 ऐसे दो आंसर्स नहीं है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है, अ मैन रन्स टूवर्ड्स मिरर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ हिज इमेज। तो आपको तो याद है ये, स्पीड ऑफ इमेज इज विद माइनस साइन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है, ऑब्जेक्ट वो खुद मैन है, मैन ऑब्जर्वर भी है और ऑब्जेक्ट भी है, वो 15 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स मिरर जा रहा है, और टूवर्ड्स मिरर यदि माइनस साइन के साथ यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी +15 इमेज की स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर मे फॉर्म अ रियल इमेज, ये पहले भी हम कर चुके हैं। रियल इमेज कब फॉर्म होती है, जब इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होता है कोई कन्वर्जिंग बीम, इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग, है ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका हम रे डायग्राम भी बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, टू प्लेन मिरर्स आर एट 45 डिग्री टू ईच अदर, if an object is placed between them then the number of images will be। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करते हैं हम निकालते हैं m का वैल्यू, m is 360 अपॉन थीटा, थीटा हियर इज 45, ये 90 होता तो 4 आता, ये 8 आएगा। फिर n निकालते हैं, n होता है m-1, और फिर वो देखते हैं कि ऑड है या इवन है, तो 8 - 1 विल गिव 7, और 7 कैसा है, ऑड। तो ऑड में दो केसेस अराइज होते हैं, सिमेट्रिकली रखी है ऑब्जेक्ट या असिमेट्रिकली रखी है। कुछ नहीं बोला हो तो मानेंगे सिमेट्रिकली रखी है, और यही आंसर हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा
7 एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर 8 नहीं बोलेंगे या 6 नहीं बोलेंगे, 6 तो यहाँ है भी नहीं, 8 भी नहीं बोलेंगे, तब आंसर हो जाएगा कितना 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर, तो कोई भी प्लेन सरफेस होती है उसे हम मान सकते हैं कि वो इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्फीयर है। तो प्लेन मिरर मतलब पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर या स्फीयर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, तो फोकल लेंथ भी तो इनफाइनाइट ही होगी। एंड सो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, मतलब इसमें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, अ रे ऑफ लाइट is incident at 50 degree on the middle of one of the two mirrors arranged at an angle of 60 degree between them। दो मिरर्स हैं जो 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हैं और पहले वाले मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री दिया हुआ है। द रे देन टचेस द सेकेंड मिरर, मतलब पहले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट होती है सेकेंड मिरर पर, फिर से रिफ्लेक्शन होता है, गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद वो रे वापस पहले मिरर से टकराती है। हमको बताना है कि वो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर टकराएगी वापस फर्स्ट मिरर से। तो ठीक से इसको पढ़ लेना चाहिए। अब रे डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है मिरर 1 और इसके साथ 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है ये दूसरा मिरर M2। अब पहले मिरर पर लाइट रे आकर गिरती है, किस एंगल पर गिर रही है वो गिर रही है 50 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, पहले मिरर पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ कितना 50। तो 50 का ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको यहां ले जाते हैं। ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना 50। ये पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ, अब यहां पर होगा। और दूसरी बार जब रिफ्लेक्शन होगा मिरर 2 से, तो यहां फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया नॉर्मल टू M2। ये एंगल कितना है हमको गिवन है, ये तो 60 डिग्री, ये 50, तो ये कितना होगा 40। तो ये एंगल कितना होगा, ये 60, ये 40, मतलब 100। 180 में से घटा देंगे तो 80 डिग्री होगा। और 80 डिग्री होने से ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है इधर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री हो जाएगा, मतलब सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 10 डिग्री। अब क्या होगा, ये रे वापस लौटेगी कितने डिग्री पर, 10 डिग्री पर। ये एंगल फिर कितना हो जाएगा 10, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फिर से हो गया 10 डिग्री। और आकर वो फिर से M1 से टकराई लाइट रे। हमसे पूछा हुआ है ये वाला एंगल, ये कितना होगा। तो बहुत ही आसान हो गया अब ये रे डायग्राम बनने के बाद। अब बस आपको नेमिंग कर देनी है, नेमिंग कर देनी है। ये हो गया O, इसको A बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं B। अब इस ट्रायंगल OAB में यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना है 80, ये 10 और ये 10, यानी ये कितना हुआ, ये हुआ 100 और ये 160। तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये होगा 20 डिग्री, ठीक है ना। और ये कितना है, ये 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये 90 है, ये 20 है, इसका मतलब ये हो गया 70 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अच्छा सवाल है, इसको आपको स्केल पेंसिल लेकर ड्रॉ करना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ज्योमेट्री की थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज वो सब यूज होती हैं। तो वो 9th-10th में जो भी ज्योमेट्री आपने पढ़ी है वो सब ऑप्टिक्स में यूज हमको करना है, तो उसको रिवाइज कर लें तो अच्छा होगा।